गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। आज है 5 अगस्त 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में अन्य अपडेट्स को भी जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट क्या है इसे देखते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सही बात है दोस्तों, मुश्किलों से हमें बिल्कुल भागना नहीं चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर शीर्षक से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो चलिए इसका आंसर करते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग ने आरएमआई के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में कई सुधारों के बारे में बात की गई है, जैसे कि बिजली वितरण में निजी भागीदारी, बिजली की खरीद फरोख्त, अक्षय ऊर्जा के एकीकरण, आधारभूत ढांचे को और अधिक उन्नत बनाना आदि। नीति आयोग की बात करते हैं तो हाल ही में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान पाया था, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अब बात आती है फिर से नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। और इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन इसका कार्यकाल को जो है 2022 तक बढ़ाया गया है। और अमिताभ कांत ने ही हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट्स नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, और अगर बिजली की बात करते हैं तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लद्दाख के कारगिल जिला में आर्यन घाटी जो है वहां पर 40 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इससे वहां के लोगों को बिजली की सुविधा अच्छी तरीके से मिल सकेगी। तो इतना याद रखिए इससे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे हल्की मेट्रो रेल किस शहर में लॉन्च की जाएगी? सबसे हल्की मेट्रो रेल किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो चलिए इसका आंसर करते हैं, पुणे। पुणे में सबसे हल्की मेट्रो रेल अब तक का वो लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों इस मेट्रो रेल के कोचों को टीटागढ़ बैगन्स लिमिटेड के इटली स्थित संयंत्र ने निर्माण किया है और वहां से 34 ट्रेनें भारत आएंगी। और पुणे मेट्रो रेल के लिए पहले जो है वो 102 ट्रेनों का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, और सभी कोच जो इसके बने हैं वो एल्युमिनियम के बने हैं और ये इतालवी शैली में बनाए गए हैं, जो सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखते हैं। और इस कोचों में कम उत्सर्जन और बेहतर ईंधन दक्षता से युक्त सिस्टम लगाया गया है। अब बात आती है पुणे की, तो पुणे जो है मूला तथा मूठा नदियों के किनारे स्थित शहर है और आधिकारिक रूप से अब ये जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर बन गया है, क्योंकि हाल ही में पुणे के शहरी सीमाओं को और अधिक आगे तक बढ़ाया गया है और यह देश का 7वां सबसे बड़ा शहर भी बन गया है। पुणे में ही जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो खड़गवासला में है और खड़गवासला जो है वो पुणे में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो पुणे में ही स्थित है और कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है की स्थापना जो है वो पुणे में ही की गई है। ठीक है, तो इतना याद रखिए पुणे से। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय किया है? तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग किस राज्य ने निर्णय किया है?
तो चलिए इसका आंसर करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय किया है। दोस्तों, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ के सहयोग से डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तेंदुओं को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। 2018 तक उड़ीसा में जो है इनकी आबादी जो है वो 760 थी। ठीक है। और दोस्तों, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो तेंदुओं की आबादी है वो क्या है, मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर जो है वो कर्नाटक है। ऐसे तो ये उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं, बिहार के भी कुछ भागों में मिलते हैं, अन्य राज्यों में मिलते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह है, तो वहां पर भी मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है तेंदुओं की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। अब यहां पे बात आती है उड़ीसा की, तो चलिए उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन पूरा करने वाला जो है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वो बन गया है। यानी भुवनेश्वर जो है वो 100% टीकाकरण करने वाला शहर बन गया है। उड़ीसा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसको जो है वो लागू किया गया है उड़ीसा में। और हाल ही में उड़ीसा में जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, ये भी ड्रिंक फ्रॉम टैप जो है वो पुरी, कहां शुरू किया गया था, पुरी शहर में यह सुविधा शुरू की गई है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने वाला जो राज्य है वो भी उड़ीसा ही बन गया है। यानी वहां के स्कूलों में जो है आपदा प्रबंधन संबंधित विषय को शामिल किया गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था। तो इतना उड़ीसा से जानिए, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया है? चलिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तो किसे मिलने वाला है? तो इसका आंसर करते हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, यह जो पुरस्कार है वो 1983 में लोकमान्य तिलक के सम्मान में शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं साइरस पूनावाला की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, 1966 में इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। और हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान जो है विभिन्न तरह के टीकों बनाने में इस कंपनी का काफ़ी योगदान है। और इस कंपनी के द्वारा जो कोविड वैक्सीन बनाया गया था वो क्या था, कोविशील्ड। तो इन सब योगदानों को देखते हुए जो है साइरस पूनावाला को इस प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है डॉक्टर साइरस पूनावाला। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए सिम बाइंडिंग फीचर्स शुरू किया है? ठीक है, सिम बाइंडिंग फीचर्स तो किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर करते हैं एसबीआई। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए सिम बाइंडिंग फीचर शुरू की है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो फीचर्स है वो योनो एंड योनो लाइट ऐप, इस पे ये फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रणाली के जरिए जो है केवल उन्हीं मोबाइल फोन में काम करेगी जिनका सिम कार्ड जो है वो बैंक में रजिस्टर्ड हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, तो जब ये ऐप डाउनलोड किया जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा तो ये सिम जो है जिस सिम नंबर को बैंक में रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो सिम जो है वो उसमें बैंक में उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है।
अब हम एसबीआई के बारे में अन्य जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एसबीआई की एक शाखा खोली गई है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1953 को हुआ था। यानी पहले इसे इंपीरियल बैंक से के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जुलाई 1955 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, ये जो है इसके चेयरमैन हैं। और हाल ही में एसबीआई ने अपनी 66वीं जयंती मनाई थी। ठीक है, तो इतना एसबीआई से याद रखिए। G20 की संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चलिए, G20 की संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर करते हैं इटली। इटली ने G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। दोस्तों, यह बैठक इटली के रोम में आयोजित की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता इटली ने की है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संस्कृति मंत्रियों और उच्च स्तरीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों ने इस बैठक में भाग लिया था, और जिसमें कौन कौन से शामिल है? OECD, यूनेस्को, ICC आरोम, ICOMOS, इंटरपोल और UNODC और WCO। और यह है इटली की राजधानी रोम है। और इटली के जो पीएम कौन है? तो वो है मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी। ठीक है, अगर इटली से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इटली में श्रम मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी, और उससे पहले जो है इटली में G20 पर्यावरण मंत्रियों की भी बैठक आयोजित की गई थी। और दोस्तों, इटली जो है 2021 में G20 की मेजबानी कर रहा है, और 2022 में जो है G20 बैठक की मेजबानी जो है वो इंडोनेशिया करेगा। और 2023 की बात करते हैं तो 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। तो इतना आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म तो क्या लॉन्च किया गया है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं ई-रूपी। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह भुगतान क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थी के मोबाइल पर उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। और दोस्तों, इसे एनपीसीआई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किया है 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त 2021 को इस ई-रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में किस कंपनी पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था? ठीक है, 746 मिलियन यूरो का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया गया है और किसने लगाया? यूरोपीय संघ ने। तो चलिए इसका आंसर करते हैं अमेजन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर हाल ही में जो है यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता के मामले में 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। अब दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है जो खास करके इसका जो यूरोप में जो भी कार्य क्षेत्र है तो उसमें वहां के लग्जमबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन ने जो है डेटा प्राइवेसी को लेकर उसके उल्लंघन के मामले में जो है
746 यूरो मिलियन का जुर्माना लगाया था। और दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो 2018 में यूरोप में जो है एक जीडीपीआर रूल लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है? जीडीपीआर, यानी इसका फुल फॉर्म होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये जो लागू किया गया था, इसके तहत वहां की जो टेक कंपनियां हैं, ठीक है, जितने भी जो टेक कंपनीज हैं, उन पे जो है यूरोपीय संघ में जो है नियामकों की जांच के दायरे में आ गए। मतलब जितने भी टेक कंपनी हैं, उनके जो भी डेटा संबंधित वो सब जांच के दायरे में आते हैं। इससे पहले भी 2019 में जो है गूगल पर फ्रेंच डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग के द्वारा भी जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, और जीडीपीआर को जो है वो 2018 में लागू किया गया है। और यह जो उल्लंघन के मामले में जो जुर्माना लगाया गया है, वो वहां के 10,000 लोगों ने अमेजन के खिलाफ सामूहिक शिकायत दर्ज की थी, और जिसके बाद में जांच होने के बाद जो है 740 यूरो का जुर्माना वहां पे, मतलब मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। वाइस एडमिरल एसएन घोड़मड़े। वाइस एडमिरल एसएन घोड़मड़े जो है वो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और हाल ही में जो है जी अशोक कुमार जो है वो उप सेना प्रमुख से, नौसेना प्रमुख से रिटायर हुए थे, और उनके जगह पर वाइस एडमिरल एसएन घोड़मड़े ने स्थान लिया है। और दोस्तों एसएन घोड़मड़े जो है 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल हुए थे, और ये नेविगेशन एंड डायरेक्शन नॉलेज, यानी कह सकते हैं दिशा ज्ञान में विशेषज्ञ माने जाते हैं। और इन्हें 2017 में राष्ट्रपति द्वारा जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं नौसेना की, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में नौसेना में जो है 2 MH-60HR जो है वो हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, और ये जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से आए हैं, और इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। तो चलिए इतने नौसेना से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल कब शुरू किया? यानी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपना कार्यकाल कब शुरू किया? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। 1 जनवरी 2021 को जो है भारत ने अपना कार्यकाल शुरू किया। दोस्तों यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो वो कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, यानी ये इसके जो हैं 5 अस्थायी सदस्य हैं, और 10 ऐसे जो देश हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, और वो जो है वो 2 वर्ष के लिए नामित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है भारत का जो कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2021 को 2 साल के लिए शुरू हुआ है। भारत इससे पहले 7 बार
अस्थायी सदस्य रह चुका है और ये उसका 8वां कार्यकाल है। ये 8वां कार्यकाल है और इस बार अगस्त में जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। यानी इस साल अगस्त में भारत यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता करेगा और इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र की बात भारत की ओर से की जाएगी और वो कौन कौन है? तो समुद्री सुरक्षा, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद। तो अभी जो है वो यूनाइटेड नेशन काउंसिल कुल मिला के 15 सदस्यीय संस्था है और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो 9 अगस्त 2021 को खुली बहस करेंगे और जिसमें जो है समुद्री सुरक्षा के बारे में बहस होगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो है 9 अगस्त 2021 को यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे और उसमें समुद्री सुरक्षा के बारे में बहस की जाएगी। तो दोस्तों भारत 2022 में भी यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है वो अंग्रेजी के लेटर से इसकी अध्यक्षता डिसाइड की जाती है। तो भारत अगले साल भी जो है यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।